दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये इंडिया का लेटेस्ट टाइगर रिजर्व होने वाला है। लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या आई है कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड अप्रूव्स न्यू टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश। इसके पीछे रीज़न क्या रहा है इसको हम डिस्कस करेंगे। देखो, जो एमपी का ऊपर वाला पार्ट है, नॉर्दर्न वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज अ बुंदेलखंड रीजन। बुंदेलखंड जो रीजन है, इसमें दो इंपॉर्टेंट रिवर हैं, दैट इज बेतवा एंड द केन। दोनों ही रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। तो जो इन दोनों रिवर को, दिस इज द बेतवा रिवर एंड दिस इज द केन रिवर, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम चल रहा था इंटरलिंकेज ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के थ्रू। इन दोनों नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा था। यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व हुआ करता है, उसका नाम है पन्ना टाइगर रिजर्व। अब कुछ पार्ट जो पन्ना टाइगर रिजर्व का है, ऑफ कोर्स यहाँ पर नई कैनल बनाई जाएगी तो कुछ पार्ट सबमर्ज किया जाएगा। तो हुआ क्या था कि एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इस तरह की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है जेई के अंदर, क्योंकि लास्ट टाइम पूछा गया था सीपीसीपी की फुल फॉर्म, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, जितने भी टाइगर रिजर्व से रिलेटेड कुछ भी डिसीजन लेने होते हैं तो एनटीसीए ही करता है। तो एनटीसीए ने क्या किया, यूपी और एमपी गवर्नमेंट को बोला कि आप एक नया टाइगर रिजर्व को नोटिफाई कीजिए। ठीक है, तो दिस इज द रीजन। तो अभी जो लेटेस्ट है आपको याद होना चाहिए, दिस इज दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो इंडिया का लेटेस्ट टाइगर रिजर्व होने वाला है। अब यहाँ पर एक बात आती है, इंटरलिंकेज ऑफ द वाटर। एक चीज और है कि लास्ट टू लास्ट ईयर ग्वालियर एंड ओरछा, ये दोनों ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो सिटीज में लिस्ट हो चुके हैं। तो आप इन दोनों को भी नाम याद रखिए। ओरछा क्यों मैंने बोला है, जो ओरछा है वो बेतवा रिवर के ऊपर बसा हुआ है। ठीक है, सो जो ओरछा है इट इज लोकेटेड ऑन द बेतवा रिवर। अगर हम बात करें इंटरलिंकेज ऑफ द वाटर, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, सबसे पहले इनके बारे में बात की गई थी आर्थर कॉटन हुआ करते थे ब्रिटिश एरा के टाइम में। आई थिंक इट इज़ 1919, 1920 के आसपास की बात है, आज से लगभग 100 साल पहले की बात है। वहाँ पर जो एक आर्थर कॉटन थे, जो एक ब्रिटिश जनरल थे और इरिगेशन इंजीनियर थे, उन्होंने पहली बार बात की कि गंगा और यमुना को हम आपस में जोड़ सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा, नेविगेशनल पर्पसेस के लिए। जैसा आप यूरोप में देखते हैं, जो मेजर सिटीज़ हैं उसके आप फेरी के थ्रू या फिर शिप के थ्रू भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। इंडिया में वो फैसिलिटीज़ बहुत कम अवेलेबल है। तो उनका मानना था क्यों ना हम गंगा और कावेरी को ज्वाइंट कर दें। अगर हम बात करें इसका एम क्या होता है, व्हाट इज द एम, सो दिस इज द एम की इंटरलिंकेज ऑफ द रिवर प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम इज एम्ड एट लिंकिंग डिफरेंट सरप्लस रिवर ऑफ द कंट्री विद डेफिशिएंट रिवर सो दैट द एक्सेस वाटर फ्रॉम सरप्लस रीजन कुड बी डाइवर्टेड टू द डेफिशिएंट रीजन। बहुत सिंपल है। देखिए, जो अपना ये वाला पार्ट है, अपना इंडिया है, इसका जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है, दिस रिवर्स आर कॉल्ड एज ए पेरिनियल रिवर। मतलब ये जो रिवर्स हैं ये ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती हैं और 12 के 12 महीने 24/7 यहाँ पर आपको पानी देखने को मिलेगा। लेकिन जो साउदर्न इंडिया की जो रिवर्स हैं, दिस इज द पेनिनसुलर रिवर्स, यहाँ पर पानी आपको मानसून सीजन में देखने को मिलेगा। सो दीज रिवर्स आर कोल्ड एज वाटर सरप्लस रिवर्स, और जो ये रिवर्स हैं उनको बोला जाता है वाटर डेफिशिएंट। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि क्यों ना हम लोग इन रिवर को आपस में कनेक्ट कर दें, तो जब इनके पास एक्सेस वाटर होगा तो हम लोग डाइवर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द इंटरलिंकेज ऑफ द रिवर प्रोग्राम। ये एक दिन का प्रोग्राम नहीं था, जैसे मैंने बात की, ब्रिटिश एरा में स्टार्ट हुआ था, 1970s में काफ़ी काम हुआ, फिर 90s के आसपास है। 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब इस पर काम कीजिए, और 2016 जो थी उसको डेडलाइन दी गई थी, लेकिन वो काफ़ी डिले हो गया। सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट रिवर्स प्रोजेक्ट्स। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, इसका ज़रूरत क्या है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग रीजनल इम्बैलेंस। हम लोग जानते हैं जो अपना भारत है उसमें कुछ पार्ट काफ़ी डेवलप्ड है और कुछ काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो जब हम दोनों कनेक्ट कर देंगे तो जो डेवलपमेंट है वो इक्वलाइज हो जाएगा। इरिगेशन फॉर द एग्रीकल्चर, आज भी 66% जो इंडिया की जो लैंड है वो रेनफीड है, मतलब जितनी भी खेती की जाती है इंडिया में वो आज भी बारिश के ऊपर डिपेंड करती है। इसीलिए इरिगेशन के लिए भी काफ़ी हेल्प कर सकता है। फिर आप भी जानते हैं कि पानी की प्रॉब्लम काफ़ी फेस करनी पड़ती है इंडिया में, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर सूखा पड़ता है, ड्रॉट्स होती है। सो इट विल ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द वाटर डिस्ट्रेस। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे हाइड्रो पावर जनरेशन, पानी जो हाइड्रो पावर बनाई जा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। राउंड द ईयर नेविगेशन है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बहुत इजीली जाया जा सकता है बाय द यूज ऑफ द बोट्स एंड शिप्स एंड फेरीज। और भी है, इकोलॉजिकल बेनिफिट भी किए जा सकते हैं, जैसे कुछ फॉरेस्ट हैं, कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं जो सूखे हो चुके हैं, उनको हम लोग फिर से ग्रीन कर सकते हैं। लेकिन ये इतना भी सही प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ चैलेंजेस भी हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला आता है इन्वायरमेंटल कॉस्ट। जब हम दो रिवर को ज्वाइंट करेंगे तो बहुत सारा जो लैंड है वो सबमर्ज कर दिया जाएगा, उसका कॉस्ट कौन पे करेगा।
और भी चीज़ें हैं कि उसको इकोलॉजिकल जो इम्बैलेंस कर देंगे आप। मान लीजिए एक रिवर है, उस रिवर के अंदर कोई एक तरह के स्पीसीज़ हैं, एक दूसरी रिवर है उसमें डिफरेंट स्पीसीज़ हैं, जब दोनों को लिंक कर दोगे तो ये जो स्पीसीज़ है, डाइवर्सिटीज़ है, हो सकता है कि इसको एडवर्सली इम्पेक्ट करे। सो इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। फिर हम आते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में भी, क्योंकि हो सकता है कि आज क्लाइमेट चेंज आप जानते हैं, इट्स अ रियलिटी। जो हमारा जो क्लाइमेट है वो बदल रहा है, तो जो रिवर्स आज सरप्लस हैं, हो सकता है इन फ्यूचर वाटर डेफिसिट भी हो सकती हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट है, और कहीं ना कहीं ये भी बोला जा सकता है कि अगर हम पूरी रिवर को इंटरलिंक कर देंगे पूरे ऑल ओवर द इंडिया की, तो कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट चेंज को बूस्ट ना कर दे। फिर आता है इकोनॉमिक कॉस्ट, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको बनाने के लिए भी पैसा काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा। क्या वो पैसा उसको खर्च करने के लिए जस्टिफाइड है या नहीं है। साथ ही साथ जो मुझे लगता है वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, क्योंकि हम लोग अपने हिसाब सोच सकते हैं कि कनेक्ट कर देना चाहिए, लेकिन जब कैनल बनाए जाएंगे, लिंक किए जाएंगे, ऐसे बहुत सारे विलेजेस हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, उन लोगों को भी रिहेबिलिट करना पड़ेगा, उन लोगों को अपने लैंड से निकलना पड़ेगा। तो अगर आप सर्च भी करेंगे तो जैसे भी यहाँ पर आर्टिकल लिखा हुआ है कि ट्रैवल प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई अगेंस्ट पर तापी नर्मदा प्रोजेक्ट ओवर डिस्प्लेसमेंट। कोई भी लोग भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ से अपनी जगह छोड़कर कहीं और जगह पर जाएं, और वैसे भी इंडिया का रिकॉर्ड रिहेबिलिटेशन में अच्छा नहीं रहा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या होना चाहिए, देखिए मेरे हिसाब से जो वाटर है एक लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी एलिमेंट है, लेकिन जो पानी है उसको हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ वी मैनेज दिस वाटर। तो हमें पानी का जो रिसोर्सेज हैं उनको बेटर यूटिलाइज करने के लिए कई सारी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा सकती हैं, लाइक वी कैन सेव वाटर। एग्रीकल्चर के अंदर भी कई सारी चीज़ डेवलपमेंट की जा सकती है, ड्रिप इरीगेशन है या स्प्रिंकलर सिस्टम का काम किया जा सकता है, या फिर ड्राईलैंड फार्मिंग की जा सकती है। एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर पानी की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है अपने इंडिया में, तो हम एग्रीकल्चर के अंदर कुछ ऐसा डेवलपमेंट कर सकते हैं जिसके अंदर हमें पानी की रिक्वायरमेंट कम से कम हो जाए। सो वही चीज़ आती है, लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल स्केल सॉल्यूशन लाइक बेटर इरीगेशन प्रैक्टिसेस और वाटरशेड मैनेजमेंट शुड बी गिवन मोर अटेंशन। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बताइए कैसी लगी आपको। ये करंट अफेयर के लिए हम लोगों ने सोचा है कि इस तरह की वीडियोस आपके लाई जाएं जो शॉर्ट वीडियोस में आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।